हेलो फ्रेंड्स, मेरा प्यारा यूट्यूब परिवार। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे। बहुत दिनों से चल रही है फाइनेंशियल सबकी क्राइसिस के बारे में, लेकिन आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि क्यों ऐसा, इस चैनल पे ऐसी स्टोरी क्यों। तो दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज लोग सुबह से शाम तक खुद के लिए वक्त नहीं खुद के लिए वक्त ही नहीं है, निकल पाना दूर की बात है। और वही 24 घंटे दिमाग में पैसे 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 पैसे। और जब किसी परिवार पे या आप पे जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो फिर आपका दिमाग वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 24 घंटे एक ही चीज़ सोचता रहता है, और वही बर्डन, प्रेशर, डिप्रेशन। तो मैंने सोचा चलो आज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपका थोड़ा डिप्रेशन जो दिमाग है उसको ज़रा डाइवर्ट किया जाए। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर आपका दिमाग डाइवर्ट होता है तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आज की कहानी, जब मैं सर्च कर रहा था अलग अलग सोर्स से, तो इस कहानी में जब डूब रहा था मैं, तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अब आगे क्या होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों, एक कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, इस कहानी को अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो इस कहानी के लिए इंडिया आए थे, पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद इस कहानी पे मुहर लगाई कि हाँ, ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। तो ऐसी दुनिया की इकलौती घटना है जिस पे वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्ट ने भी मुहर लगाई है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी है 70 के दशक की, 1970 के दशक की। इटावा शहर, शरीफपुर गांव, पिछड़ा गांव। और भारत को आज़ादी हुए 20-25 साल ही हुए थे, तो न बिजली, न सड़कें, मतलब वो कच्ची सड़कें, न पानी की सुविधाएं, न ऐसा विकास, न अस्पताल। ऐसा एक गांव शरीफपुर, और उस गांव में एक परिवार रहता था, ठाकुर परिवार। ठाकुर परिवार में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुमित्रा। 1968, जब 1968 में ये जो सुमित्रा का जन्म होता है तो कुछ ही समय बाद, मतलब कुछ ही महीनों बाद, छोटी उम्र में माँ की डेथ हो जाती है, माँ की मौत हो जाती है। जब माँ की मौत हो जाती है तो जो सुमित्रा का जो पिता था, तो कुछ ही साल बाद, मतलब जब सुमित्रा छोटी एज थी, कुछ ही साल की, तब उसके पिता पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं, और सुमित्रा को उनके ताऊ के पास छोड़ के वो जाते हैं शहर। ताऊ ने सुमित्रा को पाला पोसा, बड़ा किया। जब सुमित्रा की उम्र 13 साल की थी तब उसकी शादी कर दी जाती है, और जिससे शादी की जाती है उस शख्स का नाम था जगदीश सिंह। जगदीश सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति था, और सुमित्रा भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, बस कुछ थोड़ा बहुत उनको ताऊ ने सिखाया था। तो जब शादी हो जाती है तो कुछ समय बाद परिवार को चलाने के लिए जगदीश सिंह भी शहर की ओर पैसों के लिए, कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मतलब सुमित्रा को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, पिताजी शहर की ओर निकल पड़े। जब शादी हुई तब उनको लगा कि चलो अब अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन शायद वक्त की मांग कुछ और थी, और पति भी शहर की ओर निकल पड़ते हैं। साल में 1-2 बार आते हैं, फिर शहर। तो ऐसे करते करते दिसंबर 1984 सुमित्रा को एक लड़का पैदा होता है।
सुमित्रा खुशखुशाल थी, क्योंकि बचपन से ही अकेलेपन का जो उन्होंने महसूस किया था, अकेलापन, उनको लगा अब वो अकेलापन दूर हो जाएगा। परिवार में सब कुछ, सास ससुर, पति भी खुश, घर में एक बच्चा पैदा हुआ, किलकिलाहट भरी आवाज़। सुमित्रा उस बच्चे को इतना प्यार करती थी, वो अकेला छोड़ती नहीं थी, कहीं भी जाती थी साथ ले जाती थी। जब भी वो फ्री होती थी तो अपने बच्चे को वो गोद में ही उठा के रखती थी। मतलब वो बहुत अपने बच्चे को प्यार करती थी। ऐसे करते करते जब बच्चा 5 महीने का होता है, तब एक वक्त सुमित्रा गांव का जो कुआं होता है, उस कुएं पे पानी भरने के लिए जाती है। बच्चा कोख में, सिर पर वो बर्तन, फिर जब कुएं के पास जाती है तो बच्चे को साइड में रखती है, पानी खींचती है, बर्तन को पानी से भरती है, फिर बच्चे को उठाती है, फिर बर्तन वो सर पर लेकर फिर घर की तरफ निकलती है। जब कुछ दूरी पर जब वापस आती होती है तो कुछ दूरी पर आने के बाद सुमित्रा एक स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। कोख में बच्चा था, सर पे जो बर्तन था वो गिर जाता है। एक हाथ आकाश की ओर ऊपर, उंगलियां पीछे, उनकी आंखें पूरी खोल के, उनकी जो फटी हुई सी आंखें और गोल गोल उनकी आंखें घूम रही हैं। दांतों की कड़कड़ाहट की आवाज़ जोर जोर से आ रही है और जोर जोर से सांसें ले रही है। ये सब देख के जो महिलाएं कुएं पे पानी भरने कुछ आती थी और कुछ जाती थी, सब हैरान, एकदम चौकन्ने सी हो जाती है और देखती हैं कि ये क्या हो गया। तो ये बात है 1980-85 की। तो उस वक्त जो गांवों में भूत प्रेत डायन की जो मान्यता होती थी, तो लोगों को लगा ये कुछ इनके अंदर कुछ आत्मा या भूत प्रवेश कर गया है, ऐसे ही धारणा पैदा हुई। सुमित्रा ऐसा 5 मिनट तक करती रही, जो जैसा मैंने बताया, हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें फटी सी गोल गोल घूम रही है और दांतों की कड़कड़ाहट की आवाज़। 5 मिनट के बाद जब नॉर्मल हो जाती है तो देखती है कि आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। बच्चा कोख में रो रहा है। जब ऐसा देखा आसपास इकट्ठे हो गए तो सुमित्रा ने पूछा क्या हुआ, सबको पूछा, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। सुमित्रा को भी खुद को भी पता नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है, वो तो ऑलरेडी नॉर्मल हो गई थी। फिर से वो बर्तन उठाती है, फिर से कुएं पे जाती है, पानी भरती है और फिर घर की ओर निकल पड़ती है। जब घर पर आती है उससे पहले तो गांव वालों ने या किसी इंसान ने, जो भी गांव वाले किसी व्यक्ति ने उनके सास ससुर को ये बात बता दी थी। घर पे आती है, सब नॉर्मल जैसे पहले थी ऐसे ही नॉर्मल, बस वो 5 मिनट ही उनका वो दौर आता। कुछ दिन निकल जाते हैं, 4-5 दिन निकलने के बाद उनका जो बच्चा था 5 महीने का, वो घर के कमरे में सो रहा था। सास ससुर घर में थे और सुमित्रा किचन में मीन्स कि वो जो कोना होता है गाँव में, घर के बाहर कोने पे वो रसोई बना रही थी। और तभी फिर से दौरा पड़ता है तो फिर दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें गोल गोल, उनके जो सेंटर होता है वो गोल गोल घूम रही है। दांतों की कड़कड़ाहट से जोर से आवाज और ऊंडी ऊंडी सांसें। सास और ससुर बाहर आते हैं, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल गांव के लोगों से ही बात सुनी थी, लेकिन अब सामने खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, तो वो भी चौंक जाते हैं। आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये दौरा इनका 10 से 15 मिनट तक चलता है। जब नॉर्मल होती है फिर हाथ नीचे हो जाते हैं, फिर देखती है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं
आपने अपने ससुर को देखती है तो वो घूंघट डालती है, पूछती है क्या हुआ, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। लेकिन उसकी सास कहती है कि तुमको अभी ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो बता। तो वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन सुमित्रा वही बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद ससुर ने, जो शहर में रहता था, जगदीश सिंह, उनको खबर भेजी कि सुमित्रा को ऐसा ऐसा होता है, तो तुम अब घर पे आ जाओ। जगदीश सिंह घर पे आता है, लेकिन सुमित्रा नॉर्मल थी उस वक्त। कुछ वक्त के बाद फिर दौरा पड़ता है, फिर वही पोजीशन, खड़ी हो जाती है, हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें चक्कर चक्कर और दांतों की कड़कड़ाहट की जोर से आवाज। पति ने ये उनका रूप पहली बार देखा, सुमित्रा का। जब पति ने देखा तो वो भी चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। 10 मिनट चला दौरा, फिर नॉर्मल। तो इस बार तो पति ने वैद्य जी को बुलाया, चेकअप किया, नाड़ी जो भी चेक करते हैं वैद्य जी जो गांव में। वैद्य जी ने कहा कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन ऐसा वक्त गुजरता गया और सब गांव में सबको पता था कि सुमित्रा को ऐसा होता है, घर वालों को भी पता था कि ऐसा दौरा पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाती है। अब माहौल ये था कि गांव में अगर कोई बच्चा माँ को परेशान करता था तो गांव में उनकी माएँ, जो बच्चे की माँ होती है, वो कहती थी चुप हो जा वरना सुमित्रा के पास भेज दूंगी। जैसे वो शोले में डायलॉग था ना, जब भी कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी गब्बर सिंह आ जाएगा। बस वही सिचुएशन अब सुमित्रा के साथ। बच्चे दूर रहते थे, उनसे भागते थे, क्योंकि इनका ये रूप अभी जब भी नॉर्मल होती तब भी बच्चे उनसे डरते थे। तो ये सब चलता रहा। कुछ समय बाद, आई थिंक 5 महीने ये चलता रहा। आई थिंक क्या, कहानी में ही है कि 5 महीने तक ये चलता रहा। सुमित्रा खुद भी अपने बच्चे से दूरी बनाए रखती थी, क्योंकि कहीं ऐसा दौरा हो जाए और मेरे बच्चों को नुकसान न हो जाए। तो बच्चा अब ज़्यादातर दादी के पास रहता था। 5 महीने बाद एक दिन दोपहर को बच्चा सो रहा था, वो बैठी हुई थी, पति उसके पास बैठा हुआ था, और फिर से दौरा पड़ता है। अचानक से खड़ी हो जाती है, फिर वही हाथ आकाश के ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें सर्कल घूम रही है और दांतों की कड़कड़ाहट सी आवाज। इस बार जब पहले ऐसा होता था दौरा तो वो कुछ बड़बड़ाती थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। इस बार सबको, जो भी इकट्ठा हो गए, पड़ोस वाले या फिर जो परिवार जो भी इकट्ठे हुए, उनको क्लियर उनको एक लाइन सुनाई दी। सुमित्रा ने कहा 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। जब इनका 10 मिनट के बाद दौरा पूरा हुआ तो पति ने उनको पूछा कि तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? तो सुमित्रा ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। पति उनको बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था सुमित्रा को। उन्होंने बता ही दिया कि तुमने कहा है कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। जब ये सुना सुमित्रा ने तो पति को भी बोला सामने से कि क्या बक रहे हो आप, लेकिन ये सच था जो सुना था और सबने सुना था। तो मतलब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले, क्योंकि ये बात थी 16 जुलाई 1985 की, जो दौरा हुआ और जो लाइन बोली, तो इसका मतलब वो ये हुआ
कि 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने खुद की जब वो दौरा पड़ा तब। कहानी में आगे 16, 17, 18 3 दिन तक वो सुमित्रा नॉर्मल रही, बिल्कुल नॉर्मल। जब 19 तारीख सुबह आई तो परिवार वालों ने और उनके पति जगदीश सिंह ने भी कहा कि आज तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारी जान को खतरा हो। तो उस दिन न कुएं पे गई, न जंगल की ओर गई, न ऐसी ऊंचाई पे गई, रसोई किचन में भी नहीं गई क्योंकि वहां भी आग लग सकती है। तो मतलब ऐसी जो चीजें थी, जगह जहां से जान को खतरा है, ऐसी जगह पे 19 तारीख को उनको मना कर दिया गया। मतलब सुबह से शाम तक वो घर में कमरे में ही बैठी रही, पूरा दिन बैठी रही। तो शाम को उनको लगा दरवाजे पे खड़ी होती हूँ, कुछ हवा खा लेती हूँ। जब वो दरवाजे पे खड़ी थी तब उनकी एक दोस्त रास्ते से गुजरती है और पुकारती है। तो सुमित्रा भी दहलीज छोड़ के आगे निकलती है। दोनों दोस्त एक दूसरे बात कर रही हैं, खिलखिलाकर बात कर रही हैं। वो दोस्त पूछ भी रही है उनको, सुमित्रा को, कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो सुमित्रा कहती है, पता नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरा शरीर भी ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है मुझे भी पता नहीं। जब ऐसी बात चल रही थी तो आधी बात चल रही थी और उसी वक्त सुमित्रा फिर से स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार न हाथ ऊपर थे, न आंखें घूम रही थी, न दांत की कड़कड़ाहट की आवाज़ थी। आंखें खुली थी और बिल्कुल स्टैचू हो गई थी। जब उनके दोस्त ने ये देखा कि सुमित्रा कुछ सामने रिप्लाई नहीं करे, बोल नहीं रही है, तो उनको हाथ से हिलाया, लेकिन वो स्टैचू की तरह वहीं की वहीं खड़ी रही। उनकी दोस्त चिल्लाई, अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए, सास ससुर आ गया, जगदीश सिंह भी आ गए। उनको जैसे तैसे उठाया, घर में लेटाया और वैद्य जी को बुलाया। जब वैद्य जी आते हैं, चेक करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, सांसें चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं, तो वैद्य जी ने कहा सुमित्रा की मौत हो चुकी है। गांव ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था और ये दौरा जो पड़ रहा था वो पूरे गांव को पता था। आसपास के गांव में भी थोड़ी बहुत बात हो रही थी कि एक औरत है जिसको ऐसा ऐसा होता है। और 3 दिन की जो भविष्यवाणी की थी सुमित्रा ने खुद की मौत की, बिल्कुल सच साबित हुई। बिल्कुल 3 दिन के बाद 19 जुलाई 1985 को उसकी मौत होती है। तो अब जिस तरह से मौत हुई थी और जिस तरह से वो पिछले 5 महीने से उनकी हरकतें थी, तो गांव वालों ने जितना हो सके उतना अग्नि संस्कार करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। परिवार ने भी शुरू कर दिया, सब शुरू कर दी सब तैयारी। सुमित्रा सुहागन मौत हुई थी, सुहागन थी। तो कुछ महिलाएं जब वो कमरे में उसको उसकी बॉडी को रखा था तो उसका श्रृंगार शुरू होता है। तो महिलाएं शुरू करती है सुमित्रा का श्रृंगार। कुछ महिलाएं तेल लगाती होती है, 5-6 महिलाएं इकट्ठे होकर काम करती हैं। तो अचानक से दौड़ती हुई वो महिलाएं घर से बाहर निकल जाती है। बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी। गांव के जो थे लोग थे, कुछ रिश्तेदार थे। तो पूछते हैं क्या हुआ। जब पूछते हैं तो एक महिला बताती है कि उनकी आंखें खुली हैं, उन्होंने आंखें खोली हैं और वो आंखें गोल गोल घुमा रही। एक महिला ने कहा वो जोर से दांत कड़कड़ा रही है और एक महिला ने कहा उनकी तेज तेज सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं। कोई मानता नहीं था। मतलब 45 मिनट
कि सुमित्रा की बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, मतलब उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन 45 मिनट बाद ये फिर से शुरू हुआ। बाहर से लोग अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं हाँ सुमित्रा जिंदा है। वैद्य जी को बुलाया जाता है, फिर से वैद्य जी चेक करते हैं। वैद्य जी कहते हैं चमत्कार हो गया, शोक मनाना बंद कर दो, सुमित्रा जिंदा है। ये सब सुनकर परिवार वाले खुश, सास ससुर खुश, अड़ोस पड़ोस वाले, गांव वाले सब खुश, और पति भी खुशी के मारे रो रहा था, वो जगदीश सिंह। जब ये सुनता है जगदीश सिंह तो सुमित्रा को गले लगा देता है। जब गले लगाता है तो सुमित्रा जोर से एक धक्का देती है और कहती है पराई स्त्री के साथ ये व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता। क्या ऐसा व्यवहार करते हैं पराई स्त्री के साथ? पति जगदीश सिंह चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है। सास ससुर कहते हैं कि सुमित्रा ये तुम्हारा पति है। तो सुमित्रा कहती है मैं इनको नहीं जानती। वो कहते हैं मैं आपकी सास हूँ, आपके तुम्हारा ससुर है। तो कहती है मैं आपको भी नहीं जानती। जब वो दोस्त वहां पे ही खड़ी थी जो बात कर रही थी रोड पे, तो कहती है कि ये तुम्हारी दोस्त है। तो कहती है मैं इनको भी नहीं जानती। मतलब वो किसी को पहचानने से इनकार कर रही थी, सबको। तो अब उनका 5 महीने का जो बच्चा था उनके पास लाया जाता है और कहते हैं ये तुम्हारा जान से भी जो तुम चाहती हो, ये तुम्हारा बच्चा। तो कहती है ये मेरा बच्चा नहीं, मैं इनको भी नहीं जानती। अब वैद्य जी बाहर ही थे। फिर से वैद्य जी को बुलाया जाता है कि वैद्य जी ये कैसे हो रहा है, क्या कह रही है। तो वैद्य जी कहते हैं ये दौरा कुछ ज़्यादा लगता है, उनको शौक लग गया है, कुछ शॉकिंग हुआ होगा, कुछ वक्त अकेले छोड़ दो, समय रहते ठीक हो जाएगी। क्योंकि पहले भी ऐसे दौरे पड़ते थे, लेकिन ये दौरा उनका 45 मिनट का था, लंबा दौरा। दूसरा दिन होता है, मतलब उस दिन सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चों को कहीं बाहर निकलने की सब अपनी माएँ निकलने नहीं देती थी उस दिन। दूसरा दिन होता है, सुमित्रा एक घर के कोने में बैठी हुई है, न किसी से बात, कुछ भी नहीं। और सब सास ससुर और जगदीश सिंह सोच रहे हैं कि समय रहते ठीक हो जाएगा। एक आध हफ्ते बाद सुमित्रा एक काम करती है, एक लेटर लिखती है, लिफाफे में डालती है और पति को कहती है ये लेटर गांव का जो पोस्ट का डिब्बा है, तब उस दौरे में अभी तो बहुत जो अभी नए ज़माने में लोगों को पता ही नहीं कि वो लाल डिब्बा क्या होता था, लेकिन लाल डिब्बा सबको पता होगा जो 25-30 साल के हैं, उससे ज़्यादा उम्र के हैं। तो लाल डिब्बा पोस्ट का था। सुमित्रा कहती है कि पोस्ट के डिब्बे में डाल के आओ। पति अनपढ़, सुमित्रा कुछ ही लिखी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पति सुमित्रा को ज़्यादा ही मानता था, बहुत प्यार करता था, तो कुछ पूछता नहीं था, बस लेटर उनको वो लाल डिब्बे में डाला है। तो हफ्ते में 2-3 बार सुमित्रा ऐसे ही करती रही। ऐसा चलता रहा 3 महीने गुजर गए। अब 3 महीने तक वो लेटर हफ्ते में 3 बार लिखना, पति को बोलना, पति चुपचाप लेटर बॉक्स में वो डाल देती थी। 3 महीना मतलब कि जब जुलाई में हुआ, 16 जुलाई को उन्होंने भविष्यवाणी की, 19 जुलाई को उनकी 45 मिनट की मौत हुई। उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर।
3 महीने के बाद 20 अक्टूबर को गांव में एक शख्स आता है और पूछता है कुछ लोगों से कि क्या इस गांव में ऐसी कोई महिला है जिसको कुछ दौरा पड़ता हो, कुछ भूल जाती हो, ऐसा कोई है? तो गांव वालों को सबको पता था कि गांव में एक ही ऐसी महिला है, सुमित्रा। तो उन्होंने पता बताया कि वो घर है जहाँ पे ऐसी एक औरत रहती है, एक महिला है। तो वो शख्स उस घर के दरवाजे पे आता है और पूछता है कि आपके घर में ऐसी कोई महिला है? तो उस वक्त जगदीश सिंह कहता है कि आप कौन हो? शख्स ने बताया, मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं यहां से 80 किलोमीटर दूर बिडियापुर से आया। यह था शरीफपुर, और शरीफपुर से 80 किलोमीटर दूर बिडियापुर एक गांव है, वहां से वो रामसिया त्रिपाठी आए थे। जब उनके ससुर भी बाहर आते हैं तो फिर वो ससुर भी पूछते हैं कि भाई साहब किससे काम है? तो फिर से वो कहते हैं, वो शख्स, कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं बिडियापुर से आया। जैसे ये रामसिया त्रिपाठी आवाज़ जब घर में बैठी सुमित्रा के कानों में पड़ती है तो भागती हुई बाहर आती है और वो रामसिया त्रिपाठी से गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जब ऐसा हुआ तो रामसिया त्रिपाठी थोड़ा दूर हटते हैं, अपने को थोड़ा दूर करते हैं। आसपास वाले पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे, देख रहे थे ये सब। फिर सुमित्रा कहती है, पापा आप मेरे पापा हो और मैं आपकी बेटी शिवा हूं। अब ये कैसा? घर में बिठाते हैं रामसिया त्रिपाठी को, बाजू में सुमित्रा बैठती है, कहती है जो आप खत लिख रही थी, आपको जो खत मिल रहे थे 3 महीने से, वो मैं ही लिख रही थी। रामसिया त्रिपाठी एक लेक्चरर थे, कॉलेज में पढ़े लिखे इंसान थे, तो ऐसी बातों को वो मान नहीं रहे थे। लेकिन साथ में एक ब्रीफकेस लेकर आए थे और ब्रीफकेस में एक एल्बम था जो रामसिया त्रिपाठी की जो बेटी थी उसकी शादी का था। ब्रीफकेस से एल्बम निकालते हैं। एल्बम में 15 तस्वीरें थी। 15 तस्वीरों में पहली तस्वीर दिखाते हैं जो रामसिया त्रिपाठी। तो सुमित्रा कहती है, ये आप हो मेरे पापा। एक औरत की तस्वीर जिसको कहती है ये मेरी मम्मी है। एक और तस्वीर सुमित्रा कहती है ये छेदीलाल है जिससे मेरी शादी हुई थी। और तस्वीरें, ये मेरे सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा देवर है। आखिर में क्या, बीच में और 2 तस्वीरें देखती है और कहती है ये मेरे 2 बेटे हैं, ये रिंकू है और ये टिंकू है। जब लास्ट तस्वीर आती है और वहां पे सुमित्रा की उंगली रुक जाती है, कंपकपा जाती है, सहम जाती है। तो रामसिया त्रिपाठी पूछते हैं, सबका तुमने सही सही बताया, ये आखिरी तस्वीर पे क्यों रुक गई? तब सुमित्रा कहती है ये मेरी ननद है और इन्होंने ही मेरे सर पे पत्थर मार के मेरी हत्या की थी 18 जुलाई 1985 को। रामसिया त्रिपाठी खड़े होते हैं
और अपनी बेटी या मानो कि ये सुमित्रा को गले लगाते हैं, दोनों रोते हैं। और पूरा जो मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, आसपास के अड़ोस पड़ोस वाले, गांव के कुछ लोग, सब ये देख के हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। शादी यहाँ हुई है जगदीश सिंह के साथ। सुमित्रा के ऑलरेडी 2 बच्चे भी हैं, सुमित्रा का ऑलरेडी एक पति भी है, ये कैसे पॉसिबल है। तब राम सिया त्रिपाठी सबको पूरी कहानी बताते हैं कि है क्या ये। कहते हैं कि मैं राम सिया त्रिपाठी हूं, बीडियापुर से आया हूं, मैं लेक्चरर हूं। 24 अक्टूबर 1962 को मुझे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शिवा। शिवा वो भी ग्रेजुएशन किया था उन्होंने और वो भी लेक्चरर थी कॉलेज में। उनकी शादी 1980 में शादी की जाती है जिसका नाम था छेदीला। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद, क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी और पूरे गांव में, पूरे घर में इतनी एजुकेशन किसी के पास नहीं था, न छेदीलाल का न गांव में किसी से। तो जो डिस्टेंस था एजुकेशन का, उसकी वजह से और दहेज प्रथा की वजह से शिवा को बहुत परेशान किया जाता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो एक दिन 18 जुलाई 1985 खबर मिलती है कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है। जब खबर मिलती है तो मायके वाले जाते हैं, देखते हैं तो शिवा के सर पे एक वजनी चीज की चोट थी। रेलवे ट्रैक पे थी, लेकिन कोई कटी हुई चीज, मतलब वो कुछ अंग कटा हुआ नहीं था। उस वक्त राम सिया त्रिपाठी बाहर हुए, मतलब गांव से बाहर थे। तो राम सिया त्रिपाठी के आने से पहले ही ससुराल वालों ने शिवा की जो मृत्यु हुई थी उसका अग्नि संस्कार कर देते। और उस वक्त का दौर था, इतना न अस्पताल न पोस्टमार्टम ऐसी कुछ चीजें होती नहीं थी। तो 24 घंटे में 2 मौतें। 18 जुलाई को शिवा की मौत, 18 जुलाई 1985, और 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत, और 80 किलोमीटर का वो फासला। जब राम सिया त्रिपाठी को डाउट होता है कि इनकी मौत खुदकुशी नहीं है, तो तफ्तीश कराते हैं पुलिस के पास, और कुछ खबर भी मिलती है गांव वालों से कि रात को शिवा के घर वाले किसी को उठा के रेलवे ट्रैक की ओर ले जा रहे थे। केस होता है, पुलिस केस होता है। पूरे प्रूफ न मिलने की वजह से जमानत भी मिल जाती है और बरी भी हो जाते हैं। अजीब कहानी सुन के गांव वाले अब ये कहानी सुना रहे हैं राम सिया त्रिपाठी सुमित्रा के घर में, और आसपास के लोग, न कोई किसी से बोलता है न किसी से कोई बातचीत होती है, मतलब चुपचाप सुन रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या हुआ, कैसे पॉसिबल है। सुमित्रा जो अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी, वो देहाती भाषा बोलती थी, लेकिन आज वो सुमित्रा फर्राटेदार इंग्लिश में बात करी अपने पापा से, या कहीं के राम सिया त्रिपाठी से। राम सिया त्रिपाठी जब अपनी कहानी खत्म करते हैं तो सुमित्रा कहती है, यानी मानो शिवा कहती है, जो आप समझो नाम अब शिवा रहेगा हमारी कहानी में। तो शिवा कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। परिवार वाले भी मना नहीं करते, जगदीश सिंह भी मना नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं करते। जाती है अपने पापा के साथ डिगियापुर, वहाँ अपने बच्चों से मिलती है। खुशखुशाल थी क्योंकि अपने बच्चों से वो मिल पाई थी।
कुछ दिन रुकने के बाद सोचती है कि मेरे जो पति है जिंदा है, शिवा का पति, जिन्होंने कत्ल कर दिया और नणंद ने मिलके और सास ससुर ने सब ने मिलके उसका जो कत्ल किया था। तो शिवा सोचती है कि अब उस घर में जाने से तो जाने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका शिवा का कत्ल कर चुके हैं। तो शिवा फैसला लेती है कि मैं जो मेरे दो बेटे हैं उनको लेकर, जो उनका जो सुमित्रा का पति है जगदीश सिंह, उनके साथ रहूंगी। सुमित्रा का जो बेटा है उनको भी मैं पालूंगी और खुशी खुशी रामसिया त्रिपाठी एक दिन शरीफपुर में अपनी बेटी शिवा को लेकर आते हैं और उनको वहाँ पे छोड़ आते हैं, मतलब जगदीश सिंह के घर पे। जगदीश सिंह भी खुश, जगदीश सिंह के माँ बाप भी खुश, हंसते खेलते परिवार चलता है। ठीक 13 साल बाद 1998 में सुमित्रा की, यूँ कहो कि शिवा की लंबी बीमारी की वजह से मौत होती है और उसके 2 साल बाद जगदीश सिंह की भी मौत हो जाती है। लेकिन ये जब 1985 में घटना हुई तो जब अखबारों में छपी, उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, तो अखबारों में छपी, बात देश विदेश में चली गई। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट की पूरी टीम आती है और सब रिसर्च करती हैं, सबका इंटरव्यू लेती हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं, टाइमिंग चेक करते हैं, सबके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। शिवा की जो हैंड राइटिंग थी उसको चेक करते हैं, जो लेटर भेजे थे जो सुमित्रा ने। सब मैच करने के बाद, सब रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पे आते हैं कि सच में ये पुनर्जन्म का किस्सा है और इस पे उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस पर मोहर लगती है। तो आज भी उनके 3 बेटे, रिंकू, टिंकू और जो सुमित्रा का बेटा था, आज भी जी रहे परिवार इस दुनिया में है, जी रहे हैं। कहानी भी सच्ची है, परिवार भी आज भी है और वैज्ञानिकों ने मोहर भी लगा दी है। आज की कहानी दोस्तों यहाँ तक। लेकिन जब ये कहानी जब सुनते हैं तो बस दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या ऐसा भी होता है? कुदरत का खेल न्यारा है। अगर आप जो भी प्रॉब्लम में हो, समय रहते वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। रुको, ठहरो, फिर आगे चलते रहो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से ऐसी ही कहानी, अजब गजब, मतलब सच्चाई की कहानी, सच्ची घटना पे आधारित फिर से लेकर आऊँगा इसी चैनल पे। तब तक वंदे मातरम।